स्टूडेंट्स, क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसकी रियल नंबर के चैप्टर में रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आज हम उन क्वेश्चनों पर थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देखें, हालांकि रेशनल नंबर से रिलेटेड हमारी एक जो है वीडियो पहले भी आई हुई है जिसमें रेशनल और इरेशनल की डिस्कस मैंने किया है। अगर उस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें। और आज क्लास 10th के लिए जो एक महत्वपूर्ण है चैप्टर रेशनल नंबर, उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आते हैं एग्जामिनेशन में, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कहते किसे हैं, इस पर हमने डिस्कस पहले भी किया है कि ऐसा नंबर जो कि टू इंटीजर्स का रेशियो हो और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। तो ये क्या हो सकता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फॉर्म पी बाई क्यू, एज द फॉर्म पी बाई क्यू। वेयर क्या कंडीशन है मेरे सामने कि वेयर P एंड Q, ये जो दोनों हैं हमारे P एंड Q, बोथ आर क्या होने चाहिए हमारे, बोथ आर इंटीजर्स। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड साथ ही साथ क्या है कि Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, ये P और Q जो है हमेशा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये है रेशनल नंबर की बात है। और रेशनल नंबर के जो टाइप्स भी हमने डिस्कस किया है, उसमें हमारे आए थे क्या क्या सब आए थे, उसमें आए थे हमारे नन इंटीजर रेशनल नंबर और एक आए थे इंटीजर। और इंटीजर के फिर कुछ टाइप को हमने बताया था, जहाँ की होल नंबर था, नेचुरल नंबर थे और बहुत प्रकार के ऐसे नंबर जो हमने पिछले वीडियोज में शामिल किया है। और आज जो क्लास 10 से रिलेटेड इससे जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हैं, जहां हमें ये पता लगाना है कि कौन सा नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है। अगर वह फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इससे रिलेटेड कुछ बातों को हम करने जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम अगर बात करें तो देखें कि इफ P बाई क्यू इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है ये मेरे, तब इफ, यहां पर पहला मैं रूल लेने जा रहा हूं कि अगर ये P बाई क्यू मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इफ Q की जो वैल्यू होगी वो 2 द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म का अगर हो जाए, जहां दो ये 2 and 5 क्या है हमारे, ये 2 and 5 है हमारे, जहाँ 2 and 5 जो है हमारे ये है प्राइम नंबर, क्या है हमारे प्राइम नंबर। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, 2 की टाइम्स m टाइम्स है, 5 m टाइम्स है। तो यहाँ पर m और n क्या है, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर m और n जो है नॉन इंटीजर है, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा केस आता है देन इट इज ए केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यह टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस होगा। अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लाएंगे पी बाई क्यू को, तो यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल का केस होगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो कि इफ Q इज नॉट इक्वल टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, अगर Q का जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, यानी वो इस फॉर्म का ना हो, तो क्या होगा, देन कंडीशन वही है कि वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है हमारे सामने। ये m एंड n क्या होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। अगर ऐसा केस है हमारा और वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, देन इट इज ए केस ऑफ नॉन
टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल का केस होगा यह। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, जहाँ की मुझे यह पता लगाना हो, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया हो, तो मुझे क्या करना है, जैसे सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि 5/18 है, एक प्रकार का नंबर मुझे दिया गया है, और इस बात को पता लगाना है कि यह जो हमारा है, क्या यह टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। तो यह रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका पता लगाने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर q है ना, इसका मुझे प्राइम फैक्टर करना है। जैसे अगर 18 का प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा, एट फर्स्ट ये भी देखना होगा मुझे, ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो एट फर्स्ट इसे कैंसिल करके मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब मैं इसके डिनोमिनेटर का क्या करने जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर करने जा रहा हूँ। 2 9 18 एंड 3 3 9। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इसका जो प्राइम फैक्टर है 18 का, वो है 2 × 3 × 3, दैट मीन्स 2 × 3 स्क्वायर। तो ये जो है 2 पर पावर, यानी कि ये जो फॉर्म आ रहा है, ये 2 पर पावर m × 3 पावर n, जहाँ n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो इस फॉर्म का ये आ रहा है। यानी कि इस फॉर्म में ये नहीं आ रहा है, इसके पास 5 नहीं है। अगर ये इस फॉर्म का ये नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो q है, जहाँ डिनोमिनेटर q है जो है, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 द पावर m × 5 ^ n के फॉर्म का नहीं है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं यहाँ पर यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का केस है। अदरवाइज अगर हमारे सामने कुछ दूसरा एग्जाम्पल है, सपोज दैट मैं अगर बात करूँ यहाँ पर 21/30 की बात करूँ, ये 21/30 का पता लगाना है मुझे कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो एट फर्स्ट ये देखना होगा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो मैं देख रहा हूँ ये दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हैं, दैट मीन्स यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो एट फर्स्ट इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, 3 से 7 टाइम्स एंड 3 से 10 टाइम्स, ये रिजल्ट होगा 7/10। अब मुझे पता लगाना है कि यह जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 10 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा मुझे, 2 5 = 10 एंड 5 1 = दैट मीन्स हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। यहाँ पर देख सकते हो कि 2 पर पावर 1 है, अगर कुछ नहीं 5 पर पावर 1 है, यानी ये 2 पर पावर m × 5 ^ n के केस का आ रहा है, वह इस केस पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यह जो हमारा है वो इस फॉर्म को शो कर रहा है। हमारा q जो है उसकी जो वैल्यू है प्राइम फैक्टराइजेशन वो 2 पर पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में है। दैट मीन्स इट इज ए केस ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस प्रकार से हम केवल अपने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करके यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रेशनल नंबर है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में है। अब आगे इससे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, आप लोग देखें इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया आप लोगों के लिए। यह ऑब्जेक्टिव बेसिस पर भी आ सकता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव के लिए भी आता है और एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ ए नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन यार 2 स्क्वायर 5 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 17, दैट इज 17। ये 17 है और ये पता लगाना है मुझे कि इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके आखिरी में कितने जीरो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ मुझे कैसे सोल्यूशन करना है इस क्वेश्चन का। एट फर्स्ट अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेसिस पर है तो मुझे डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। कैसे दे सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जितने भी जीरो वाले नंबर होते हैं ना उनमें 2 और 5 दोनों होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पर कि 6 टू द पावर n पर मैंने डिस्कस किया है। कोई भी अगर हमें जीरो वाला नंबर हो, जैसे 10 लूँगा तो 10 का क्या होता है प्राइम फैक्टर 2 × 5, दैट मीन्स 2 × 5 आता है। कुछ भी लेंगे, अगर 100 लेंगे तो क्या होगा, तो 2 से 50 होगा, 2 से जो है वो 25 होगा और 5 से 5 होगा, यानी कि 2 × 2 × 2 × 5 × 5। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो भी हमारे जीरो वाले नंबर हैं, जितने भी जीरो आ रहे हैं ना, अगर 1 0 है तो 2 और 5 का 1 पेयर है।
अगर 2 जीरोज हैं तो 2 का भी जो है 2 पेयर है और 5 का भी 2 पेयर है। तो जब भी हमको जितने जीरोज होंगे 2 और 5 के उतने ही पेयर होंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखूं तो 2 की जो अमाउंट है केवल 2 टाइम्स है और 5 जो है वो 3 टाइम्स है। तो पेयर की मैं अगर बात करूं जो इक्वल पेयर आ रहे हैं तो 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। दैट मीन्स सबसे लेस पावर जो है 2 और 5 में से 2 पर जो पावर है 2 पावर 2 है और 5 पावर 3 है। इन दोनों में जो सबसे लेस पावर है वो है 2 पावर 2। यानी अगर इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इतने ही जीरो जाएंगे जो इसकी पावर शो करे, दैट मीन्स 2। तो 2 और 5 में जिसकी भी पावर सबसे कम है तो उतने ही टाइम्स में वो जीरो आएंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हम आराम से इसके आंसर को लिख सकते हैं कि यह जो नंबर होगा इसके एंड में 2 जीरो जाएंगे, क्योंकि इनके पेयर में 2 का जो पेयर है वो एक ही पेयर है। तो अगर 2 और 5 में से जिसकी पेयर सबसे कम है उतने ही जीरोज होंगे। तो इसमें कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज। बट अगर यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव में है तो हम उसे दिखा भी सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं हम। जैसे कि ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, उसको 2 पर पावर 2 है और ये 5 पर पावर जो 3 है ना, इसको मैं 5 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1, तो 1 लिखना नहीं है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको। और यहाँ पे फिर अगेन है 3 का स्क्वायर इंटू जो 17 है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो 2 है और ये 5 है, यहाँ पावर सेम है, तो सेम पावर है इसलिए मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ और पावर 2 डाल सकता हूँ। बाकी 5 इंटू 3 का स्क्वायर है इंटू 17 है। तो रिजल्ट देखो ये क्या हो रहा है, 10 का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है? 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। तो सीधी सी बात है ये 100 होगा। तो 100 इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17, दैट मीन्स ये नंबर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, इसको जब भी मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके आखिरी में 2 जीरोज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यह नंबर 2 जीरोज पे जाकर एंड होगा। यह कैसे पता चला? तो 2 का केवल अमाउंट 2 ही था, इसलिए कर 5 2 ही लेना पड़ा। तो 2 का और 5 में से इन दोनों में जिसका भी पेयर सबसे कम है, जिसकी भी पावर सबसे कम है, दैट मीन्स अगर यहाँ पर सपोज दैट 2 पावर 3 होता तो दोनों इक्वल होते, तो हम कहते कि ये 3 जीरोज पर एंड करेंगे। अगर यहाँ पर सपोज दैट 5 पर पावर जो है 5 होता और 2 पर पावर 3 होता तो दोनों में सबसे कम पावर 2 पर पावर 3 आते, तो ये 3 जीरोज पर एंड होता। अगर यहाँ पर 2 पर पावर 5 हो, 5 पर पावर 3 होता तो यहाँ पर 5 की पावर सबसे कम होती है 3, तब भी यह 3 जीरोज पर एंड करता। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत ही आसानी से हम पता लगा सकते हैं क्वेश्चन को देखकर यह कितने जीरोज पर एंड करेगा। अब मैं हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर 27/2 क्यूब इंटू 5 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर विल टर्मिनेट। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे इसके पास, तो इनका पता हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ भी वही मुझे करना है कि 2 और 5 की अपनी काउंटिंग देखना है। जब लास्ट में जीरोज वाली बात थी तो हमने सबसे लोअर पावर को यहाँ पर देखा कि जो सबसे लोअर पावर है 2 और 5 में उतने जीरोज पर एंड करेगा। लेकिन इस केस में मुझे हायर पावर को देखना है कि 2 और 5 में हायर पावर किसका है, उतने ही टर्म पर जाकर यह टर्मिनेट होगा। लेकिन उसके लिए एक बात और भी देखने वाली बात है कि 2 और 5 के अलावा जो यह नंबर तीसरा है, ये जो तीसरा प्राइम नंबर है, क्या यह पूरी तरह से कैंसिल्ड हो सकता है या नहीं। अगर यह पूरी तरह से कैंसिल्ड हो सकता है तो इन दोनों में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी मुझे उसे ही चूज करना है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यह जो है डिविजिबल है। 27 का मतलब क्या होता है, 3 का क्यूब, और ये है 2 का क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3 पर पावर क्या बचेंगे, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा और रिजल्ट फाइनली होगा 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा क्योंकि 3 का स्क्वायर ऊपर गया है, पावर यहाँ पर माइनस हो गया और फाइनली रिजल्ट क्या बचेगा, 3 हो जाएगा मेरे पास, और ये 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। तो अब ये नंबर मुझे फाइनली बचा हुआ है, ये कैंसिल्ड हो चुका है। तो अब यहां देखना है कि इन दोनों में हायर पावर किसकी है भाई, 5 की पावर 4 है, ये सबसे ज्यादा पावर है।
इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट आने वाले हैं। इन दोनों केसेस में ये डिफरेंस है। अगर आखिरी में प्रोडक्ट के बाद आखिरी में जीरोज को मुझे देखना है कितने जीरोज होंगे, तो ये पता लगाना है कि 2 और 5 में से सबसे कम पावर किस पर है, और वहीं अगर डेसिमल के बाद कितने डिजिट में जाकर टर्मिनेट होगा, इसको पता लगाने के लिए मुझे जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 के पेयर में जो सबसे ज़्यादा पावर है उसी चूज करना है। यहाँ सबसे पावर ज़्यादा क्या है, पावर 4 है। इसका मतलब यह 4 नंबर के बाद डेसिमल फॉर्म में जाकर यह टर्मिनेट करेगा, 4 प्लेसेस पर जाकर टर्मिनेट करेगा। अब इसका पता अगर सब्जेक्टिवली लगाना है तो कैसे लगाएंगे? अगर इस बात को शो करना है कि भाई कैसे यह जो है 4 डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, तो देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं। ये 3 है, 2 पावर 3 है इंटू 5 टू द पावर 4 है। अब करना क्या, मुझे इस पेयर को इक्वल करना, दोनों को इक्वल करना है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 5 पावर 4 है, यहाँ 2 पावर 3 है। अगर एक 2 मैं इसको डाल दूंगा तो ये भी 2 पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसा मैं करता हूँ कि इसको ऊपर और नीचे नहीं, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 2 यहाँ हो जाएगा 6, और ये 2 इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 पावर 4 होगा, और यहाँ भी 5 पावर 4 है। और अब फाइनली अगर मैं बात करूँ तो 6 पर ये दोनों पावर 4 अब कॉमन हो जाएंगे, और 2 और 5 एक साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिखकर पावर 4 डाल देना है, और अब ये बचेगा 6 बाय 10 पर पावर 4 हो जाएगा मुझे। अब तो तुम देख ही रहो ये 10 पावर 4 हो गया। दैट मीन्स नीचे में 1 पर 4 जीरो, अगर इसको तुम इस तरह से लिख सको तो 6 बाय 1 पर 1 2 3 4 जीरोज। तो क्लियर है कि यहाँ 4 जीरोज हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होंगे, यानी कि 0.00 एंड 06 ये तुम्हारा आंसर होगा। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं हमारे पास, तो 4 हैं। दैट मीन्स यह जो होगा 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है। तो यही वो क्वेश्चन है, ये इसका जो है फाइनल आंसर है। और यह आंसर बिना फाइंड किए भी हम यहाँ से पता लगा सकते थे कि 2 और 5 में जिसकी पावर ज़्यादा है उतना ही प्लेस पर जाकर यह टर्मिनेट होगा। इन बातों को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आगे एक दूसरे क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं, तब तक इसे आप लोग नोट कर लें। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्रेस 1.4 पर रैकरिंग, ये रैकरिंग वाला रिक्वायरिंग डेसिमल्स हैं, और एज ए फ्रैक्शन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और एज ए फ्रैक्शनल के फॉर्म में लाना है, P/Q के फॉर्म में लाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। एट फर्स्ट ये जो 1.4 पर जो रैकरिंग का साइन दिया गया, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये जो 1.4 पर रैकरिंग है, इसका क्या मतलब होता है कि ये 4 इंडलेस है। दैट मीन्स यह क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है। ये 4 बार बार इस तरह से रिपीट करता जा रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ये है इसका मीनिंग। दैट मीन्स यह क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और हम जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और अगर रेशनल नंबर होते हैं तो ये P/Q के फॉर्म में आ सकते हैं। तो मुझे इनको P/Q के फॉर्म में लाकर दिखाना है। ओके, तो एट फर्स्ट मेरे सामने जो भी नंबर है इनको मुझे कुछ मान लेना है कि लेट x = 1.4 पर रैकरिंग। ठीक है, तो ये जो है इसको मुझे पता लगाना है। मैंने इसको x ले लिया इसको, ठीक है। ओके, अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना है। ये 2 केसेस लाने हैं मुझे। इन दोनों केसेस को अगर तुम ले आओगे या क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये केसेस क्या है हमारे सामने, तो एट फर्स्ट पहला केस मुझे डेसिमल रैकरिंग के ठीक पहले चाहिए, और दूसरा केस मुझे डेसिमल रैकरिंग के ठीक बाद चाहिए। ये 2 प्लेसेस पे मुझे डेसिमल की ज़रूरत है। एट फर्स्ट रैकरिंग के जस्ट बिफोर एंड रैकरिंग है उसके जस्ट आफ्टर चाहिए। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा जो रैकरिंग है वो डेसिमल के ठीक पहले यहाँ दिया गया है, और अब मुझे केवल यानी कि पहला केस जो है जो मुझे लाना है वो मुझे यहाँ दिया हुआ है। तो इसको मुझे इक्वेशन 1 मान लेना है। क्या मान लेना, मुझे इक्वेशन 1 ले लेना है।
अब फर्स्ट टारगेट मेरा पूरा किया हुआ है, रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल है। अब मेरा सेकंड टारगेट क्या है, रेकरिंग के ठीक बाद डेसिमल ले जाना है। तो डेसिमल को कितने प्लेस ले जाना होगा, राइट साइड। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 1 ही प्लेस है 4, यानी 1 प्लेस आगे ले जाना है। अगर मुझे डेसिमल को 1 प्लेस आगे ले जाना है राइट साइड, तो इसका क्या सिस्टम है कि अगर डेसिमल को राइट साइड ले जाना है तो 1 पर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर 1 प्लेस ले जाना है तो 1 पर 1 0, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल को 2 प्लेस राइट साइड ले जाना है तो 2 0 वाले यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर डेसिमल को 3 प्लेस आगे ले जाना है तो दैट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ मुझे जो सिचुएशन है केवल 1 प्लेस आगे ले जाना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। जो मल्टीप्लाइंग है बोथ साइड बाय 10, यहाँ 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई करूँगा, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और अगर 1.4 पर रेकरिंग को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इसकी 0 1 है, डेसिमल 1 प्लेस आगे एक्सटेंड करके यहाँ आ जाएगा, यानी 14 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो अब बचेगा क्या, जब डेसिमल यहाँ चला है तो क्या बचा, तो ये 4 पर रेकरिंग है। दैट मीन्स ये 4 खत्म नहीं होने वाला है, मैं केवल एक 4 को क्रॉस किया हूँ, बाकी सारे 4 बचे हुए हैं। यानी कि अब यहाँ 4 आने वाले हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ये कितने 4 हैं, इन्फिनाइट नंबर है। कितने 4 है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट से एक अगर कम हो गया तो क्या बचा, तो इन्फिनाइट ही बचेगा। तो यहाँ पर मुझे 4 पर रेकरिंग ही बचेगा। यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट क्रॉस करने के बावजूद भी 4 पर रेकरिंग बचेगा, क्योंकि सारे 4 अभी भी बचे हुए ही हैं। तो इसका मतलब ये आया, रेकरिंग को मैंने क्रॉस कर गया है, एक बार डेसिमल रेकरिंग को पार कर गया है मेरा। अब इसे मैं इक्वेशन 2 मान लूँगा। दोनों ही केस आ चुके हैं, डेसिमल रेकरिंग के ठीक पहले और डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक बाद आ चुका है। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मुझे कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। गौर से देखो कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना है। कैसे करेंगे, तो LHS से LHS माइनस होगा और RHS से RHS माइनस होगा, यानी 10x से इधर x माइनस होगा, वो LHS में लिखेंगे हम लोग। 10x माइनस x को LHS में लिखेंगे और फिर RHS से RHS माइनस करेंगे। दैट मीन्स 14.4 पर रेकरिंग है, इससे माइनस करेंगे 1.4 पर रेकरिंग को हमारा। तो अब यहाँ पर माइनस होकर क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज यहाँ बचेगा मुझे 9x। 10x में से 1x माइनस हुआ 9x। और 14.4 पर जो रेकरिंग है, यहाँ जब माइनस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो डेसिमल के बाद दोनों सेम है। क्या है, सेम। तो माइनस करके क्या होगा, वो आ जाएगा 0, और इधर 14 में से 1 माइनस होकर बचेगा 13। तो मेरा तो टारगेट ही यही था, रेकरिंग को खत्म करना। और हम जानते हैं कि जो रेकरिंग होता है वो सेम रेकरिंग वाले जब तक माइनस ना हो, रेकरिंग कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए मेरा टारगेट था कि डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक पहले हो और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद हो। ऐसा केसेस लाने में क्या होता है कि डेसिमल के बाद दोनों इक्वल हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट करने से बस 0 हो जाएगा और रेकरिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब मेरे सामने क्या बचा, 9x की वैल्यू आई निकल कर 13 ओनली। तो अब x की वैल्यू यहां से फाइंड करते हैं, क्या आ रहा है 13/9। x क्या आया मुझे 13/9। x किसको माना था मैंने, 1.4 पर रेकरिंग को। दैट मीन्स 1.4 पर रेकरिंग है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 13/9। ये जो है वो मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा हुआ सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो हमारे रेकरिंग वाले नंबर हैं, इसको P/Q के फॉर्म में लाया जा सकता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमारे सामने फिर वही एक क्वेश्चन है। इस बार मैंने क्या लिया है कि जो हमारी रेकरिंग है ना, वो डेसिमल के सेकेंड प्लेस पर है, और इस क्वेश्चन को भी मुझे एज ए फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो मुझे वही टारगेट रखना होगा कि एक बार रेकरिंग डेसिमल के ठीक पहले लाना है और एक बार अपने डेसिमल को रेकरिंग के ठीक बाद ले जाना है। यानी डेसिमल एक बार रेकरिंग के ठीक पहले यहाँ लाना होगा और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद यहाँ लाना होगा। तो एट फर्स्ट जो भी मुझे नंबर है उसको कुछ लेट कर लेते हैं कि लेट इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लेट 2.2/4 पर रेकरिंग, इसको क्या मानना है मुझे, x ले लेना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं लेट x इज इक्वल टू 2.24 पर रेकरिंग। ओके,
अब मेरा टारगेट क्या है कि डेसिमल को यहाँ लाना है। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब डेसिमल को यहाँ लाना है मुझे, तो कितना प्लेस ले जाना है, क्योंकि रेकरिंग के ठीक पहले लाना है, एक प्लेस आगे ले जाना। 1 प्लेस के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। ओके, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये 22.4 पर रेकरिंग होगा। क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया इसको ना, तो यहाँ लिख दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साथ। और ये जो कंडीशन आया मेरे सामने, रेकरिंग के ठीक पहले जो डेसिमल है, इसको कोई इक्वेशन मान लो इसको इक्वेशन 2 लेके चलते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है कि रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल मेरा आ चुका है। अब मेरा अगला टारगेट है कि डेसिमल को रेकरिंग के ठीक बाद यहाँ लाना है। तो यहाँ से देखो, मुझे जो भी काम करना है वो इक्वेशन 1 में करना है मुझे, या 2 में भी कर सकते हैं। अगर 2 को लेंगे तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 1 को लेंगे तो 2 प्लेस आगे ले जाने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 ही चूज करते हैं, और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि रिजल्ट के रूप में क्या होगा, ये डेसिमल 2 प्लेस एक्सटेंड करके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो x को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 100x होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, 224 के बाद होगा, तो 224 के बाद अपना डेसिमल दे दो। और क्या ये रेकरिंग खत्म होगा क्या, मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था ये कितने 4 हैं, तो इन्फिनाइट हैं, और इन्फिनाइट में अगर एक कम हो जाए तो बचेगा क्या, अगर ओशियन से एक ड्रॉप ले लिया जाए तो क्या बचेगा, तो ओशियन ही बचेगा। दैट मीन्स यहाँ जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ 4 है उससे अगर एक 4 को कम कर दिया जाए तो भी इन्फिनाइट ही रहेंगे, इसलिए कर यहाँ 4 पर रेकरिंग ही लिखना होगा मुझे। ओके, अब ये जो है, ये मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया अगेन, तो ये जो मल्टीप्लाइंग है मेरा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इन इक्वेशन फर्स्ट लिख रहा हूं क्योंकि 2 इक्वेशन आ चुके हैं मेरे सामने, और यह जो है इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं। तो ये है वे मेरे 2 केसेस, एक बार रेकरिंग के ठीक पहले डेसिमल और एक बार रेकरिंग के ठीक बाद डेसिमल आ चुका है। इन दोनों ही इक्वेशन को मुझे क्या करना होगा, अब सब्ट्रैक्ट। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3 से, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर लेता हूं। तो जब माइनस करूंगा तो क्या होगा, LHS से LHS माइनस और RHS से RHS को माइनस, तो 100x माइनस 10x यहाँ लिखना होगा, 100x माइनस 10x लिखना होगा, और वहां लिखना होगा 224.4 पर रेकरिंग माइनस 22.4 पर रेकरिंग। ओके, यहाँ जब माइनस करोगे 100 में से 10 क्या आएगा, 90x आएगा, और यहाँ जब माइनस करोगे तो देख लो डेसिमल के बाद दोनों सेम है, दैट मीन्स रेकरिंग का काम खत्म होने वाला है, और डेसिमल के बाद दोनों सेम होने के कारण रिजल्ट क्या बचेगा, माइनस होकर 0। ओके, और उसके बाद अब क्या बचेगा, 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं तो 2 आएगा, 2 में से 2 को माइनस कर रहे हैं 0 आएगा, एंड फाइनली यहाँ 2 बचेगा। अब जो है मुझे यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, 90 को दूसरी ओर ट्रांसफर करते हैं, और x की जो रिजल्ट आती है वो आती है 202/90। ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। एट फर्स्ट हम इसे 2 से डिवाइड कर लें, 2 से ये 101 टाइम्स एंड 2 से ये 45 टाइम्स, और जो फाइनल रिजल्ट क्या आया 101/45। तो ये जो है x की वैल्यू आई है। x मेरा प्रॉपर क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन x किसको माना था मैंने, 2.2 एंड 4 पर रेकरिंग को, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। देयरफॉर यहाँ हम लिख दें कि हैंस 2.2 एंड 4 पर रेकरिंग की रिजल्ट आई 101/45। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के बहुत प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से करें। हमारे अगले वीडियो में हम इरेशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं, जहां पर हम नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे और शो भी करेंगे, और
आप लोग वीडियो पर कमेंट जरूर भेजें। अगर किसी प्रकार की वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है अंडरस्टैंडिंग में तो आप कमेंट हमें भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें हमें, और ताकि हम ऐसे वीडियोज़ को आपके सामने लेकर आ सकें। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसी बेसिस पर और भी बहुत प्रकार की इरेशनलिटी जो है वो प्रूफ की जाती है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल नंबर मुझे प्रूफ करना है। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस का मतलब होता है किसी सही चीज़ को गलत मान लेना, फिर बाद में उसे ही गलत प्रूफ कर देना, जिससे क्या होता है कि वो सही चीज़ ऑटोमेटिक सही हो जाती है, वो करेक्ट प्रूफ हो जाती है। अगर एग्जांपल के तौर पर कहें कि सपोज दैट कोई एक फील्ड है और फील्ड में गधे और घोड़े दोनों चल रहे हैं, वहाँ केवल गधे हैं और घोड़े हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, और उसमें से एक घोड़ा है जिसको सब लोग घोड़ा कह रहा है, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि वो घोड़ा है। मैं भी जान रहा हूँ कि वो घोड़ा ही है, लेकिन उसे घोड़ा प्रूफ करना है, तो उसे हम मान के चलेंगे ये गधा है, ठीक है। और फिर उस पर अपनी मैथमेटिक्स सेट करेंगे हम, और जब आगे बढ़ेंगे तो यह सामने में आएगा कि नहीं भाई, इसमें तो गधे की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगी कि मेरी बात खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएगी। और वह अगर गधा नहीं है तो क्या है, तो ऑप्शन तो तीसरा है ही नहीं, वहाँ केवल घोड़े और गधे हैं, तो ऑटोमेटिक अगर वो गधा नहीं है तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक घोड़ा प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रोसेस का मैथमेटिक्स में यूज होता है, जहाँ की रियल नंबर दो किस्म के होते हैं भाई। एक होता है हमारा जो एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, अगर वह रियल नंबर है तो या तो वह रेशनल नंबर होगा या तो वह इरेशनल होगा। अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसे मुझे इरेशनल प्रूफ करना है, तो मान के चलेंगे कि वह इरेशनल ना एक रेशनल है वह, और धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी बात को हम गलत प्रूफ कर देंगे। तो अगर वह रेशनल नहीं हुआ तो होगा क्या, तो वह ऑटोमेटिक है, जो सही बात है वह ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी और वह इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वह नंबर इरेशनल है और हम उसे रेशनल लेकर जा रहे हैं और हमारी बात अगर गलत हो जाएगी वहाँ पर प्रूफ, तो ऑप्शन तो तीसरा नहीं है, इसलिए कर वह नंबर जो होगा वह रेशनल की जगह खुद ब खुद इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसी बेसिस पर इस सवालों को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में, इन बातों को हम एट फर्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर हम डिस्कस कर लें। चूँकि रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सी बातों को हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है, और जहाँ पर कि रेशनल नंबर से रिलेटेड बातों को भी मैंने रखा है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लो। और रियल नंबर से जो रिलेटेड बातें हैं जो हमारी रेशनल नंबर में आती है वो क्या है, जो कोई भी जो रेशनल नंबर होता है ना वो P/Q के फॉर्म में होता है। कोई भी रेशनल नंबर होता है ना, वो रेशनल नंबर क्या होता है, वो P/Q के फॉर्म में होता है, ओके। और ये P और Q क्या है, ये P जो है और ये Q जो है ये दोनों ही इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और एक बात और मैंने डिस्कस किया है, ये जो मेरा डिनोमिनेटर Q है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो रेशनल नंबर होता है वो दो तरह के होते हैं। एज ए फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म होता है, वो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। तो जो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है वहाँ जो मेरी P और Q है ना, वो या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो रेशनल नंबर जो कि हमारा नन इंटीजर होगा, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वहाँ दो कंडीशन आएंगे, या तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। अगर वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि P और Q का जो HCF होगा वह 1 होगा। दैट मीन्स ये दोनों को प्राइम्स होंगे। और अगर वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब उसका जो HCF होगा वो 1 के अलावा कोई और नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद ही किसी प्रकार की डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बातें।
अब मैं अपनी दूसरी टॉपिक को बात करूं अगर, तो जो मैंने कि अपने कंपोजिट नंबर में पहले भी समझा चुका हूं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। सपोज दैट कोई भी नंबर की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं अपने कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की मैं अगर बात करूं तो जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और एक बात और, जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो, वो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। सपोज दैट अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और अगर मैं इसी को लिख सकता हूं 12 को 4 इंटू 3, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स अगर मैं इंटीजर की जगह अगर फैक्टर लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ओनली, ये केवल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। 4 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया ये। अगर मैं बात करूं यहां पर सपोज दैट 36 की बात करूं अगर, तो क्या इसका आएगा प्राइम फैक्टर भाई, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देख लो, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, उसको मैं 4 इंटू 9 लिख सकता हूं। बताओ हो सकता है कि नहीं। इसको 2 इंटू 18 भी लिख सकता हूं। ये सब कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये कहलाएगा प्राइम फैक्टर। ये दोनों डिफरेंस है यहाँ पर। तो कोई भी जो नंबर होता है वो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ सकता है अगर वो कंपोजिट है, और वह प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात है जो क्लियर है कि सपोज दैट मैं 36 की बात करूँ, ये 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, और ये अगर फैक्टर है 36 का, दैट मीन्स यह किसी न किसी टाइम्स में जाकर उसको डिवाइड करता होगा। 36 को जितने टाइम्स में डिवाइड करता होगा वो यहाँ लिखा जाता है। अगर 2 से 36 18 टाइम्स में डिविजिबल है तो 36 को 2 इंटू 18 लिखा जाता है। अगर मुझे ये नहीं मालूम है कितने टाइम्स में डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के, 2k भी लिख सकते हैं इसे हम। दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। दैट मीन्स अगर ये 2 इसका एक फैक्टर है तो 2 उसको कुछ ना कुछ टाइम्स में जाकर डिवाइड करता होगा, वो नंबर यहां पर के लिया जा सकता है। सपोज दैट अगर मैं कहूं कि 36 का एक फैक्टर 3 है, 3 है फैक्टर, तो दैट मीन्स हम 36 को 3 इंटू के लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 इसका फैक्टर है और k टाइम्स में 3 जो है 36 को डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। अगर उसका एक फैक्टर मुझे मालूम है तो वह फैक्टर इंटू समथिंग लिखकर हम उसको एज ए फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये फैक्टर फॉर्म हुआ, ये हुआ प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर एक बातें क्लियर हो गई, कंपोजिट नंबर्स जो होते हुए अपने फैक्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात को मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं कि सपोज दैट कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को, ए एक कंपोजिट नंबर है मेरे सामने यहाँ पर, और एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर p कोई प्राइम नंबर, सपोज दैट मैं अगर बात करूं कि इफ p इज प्राइम, p इज प्राइम नंबर, ओके, एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर। यहां ध्यान देने वाली बात है, एकदम गौर से देखो, इसको आराम से समझ जाओगे। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई एक प्राइम नंबर है p और a मेरा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं यहां रूल की बात करूं कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, दैट मीन्स p उसका एक प्राइम फैक्टर है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। यहां ये बात समझने की जरूरत है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। जस्ट अपोजिट, अगर p a को डिवाइड करता है तो वह a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो चेंजेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मैं बात करूं 100 की, 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 100 का प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं तो 100 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, देख लो
पहले भी कर चुका हूं। तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, ये 100 का प्राइम फैक्टर है। दैट मीन्स यह 100 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 50। इसी 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के, जहाँ के की वैल्यू 50 है। तो इसका मतलब है कि 100 का एक फैक्टर 2 है। ठीक है, तो 100 का अगर एक फैक्टर 2 है तो यह 2 इसका स्क्वायर रूट दैट मीन्स 10 का भी फैक्टर होगा। गौर से देखो, 2 से 5 टाइम दैट मीन्स 2 इंटू 5 होगा। तो अगर 2 100 का एक फैक्टर है तो 2 उसका स्क्वायर रूट यानी 10 का भी एक फैक्टर होगा। यानी 100 मीन्स क्या हो गया, 100 मीन्स 10 का स्क्वायर। तो अगर 2 10 के स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या होगा, 10 का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब अगर 5 10 का एक फैक्टर है तो 5 10 के स्क्वायर यानी 100 का भी एक फैक्टर होगा। तुम देख सकते हो। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मुझे इसको √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करने में। इन सब बातों को अगर तुम जान गए हो तो अब हम आते हैं इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो एट फर्स्ट मुझे क्या करना है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या करता है, इसका अपोजिट लेकर चलना है और फिर अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो करेक्ट बात है वह खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो एट फर्स्ट इसकी सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हम इसका अपोजिट, इसको रेशनल नंबर जो है वो लेकर चलते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर मान चुके हैं तो क्या होगा, देयरफॉर ये √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो क्या होता है, वो p/q के फॉर्म में हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, कुछ भी हो। अगर वह रेशनल है तो उसका फॉर्म क्या होता है, p/q। जहाँ कंडीशन क्या है कि वेयर p and q आर इंटीजर्स। क्या है यहाँ पर, p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। एंड एक बात और, p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, दैट मीन्स उनका HCF क्या हो, 1 हो। और यहां लिख सकते हैं एंड देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1, तो अदर देन 1 दैट मीन्स 1 को छोड़कर और उसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले ही हम मानकर चल रहे हैं कि p और q क्या है मेरा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इनका HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहां अब क्या करेंगे हम, यहां मैं देख रहा हूं स्क्वायर रूट है और तुम जानते हो कि स्क्वायर रूट्स केवल स्क्वायर करके ही हटाया जा सकता है। तो एट फर्स्ट मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने जा रहा हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो क्या इधर होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, p²/q²। ओके, अब यहां हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 2q² = क्या आएगा, p²। हम क्या लिख सकते हैं कि p² = 2q²। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां पर तुम एक बात देखो, जब मैंने तुमको वहां अंडरस्टैंड कराया था कि 2 इंटू समथिंग है, ये 2 इंटू समथिंग है, दैट मीन्स ये 2q² जो है वह 2 से डिविजिबल है। यानी 2 क्या है, 2q² का एक फैक्टर है और p² चूंकि 2q² के इक्वल है। तो अगर ये 2q² का एक फैक्टर है तो इसका मतलब वह p² का भी एक फैक्टर होगा। ओके, यहां से क्लियर हो रहा है कि p² है 2 इंटू समथिंग के इक्वल। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 2 इंटू समथिंग दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। यहां क्लियर हो गया कि हियर 2 is a factor of
पी स्क्वायर। और कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर 2p स्क्वायर का एक फैक्टर है तो यह p का भी एक फैक्टर होगा, जहां मैंने बताया था। तो देखो इस बार लिखते हैं देयरफॉर 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p। अगर 2 जो है p स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 p का भी फैक्टर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर 2p का एक फैक्टर है तो ये 2 जो है, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा p को 2 से, तो कुछ ना कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा। मान के चलते हैं कि या कुछ भी मान सकते हैं हम, तो मान लेते हैं इसको k टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2k। अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर 2 फैक्टर है p का, इसका मतलब 2 जो है p को कुछ ना कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो हम मान के चलते हैं वो k टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो p का क्या हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू k। अब ये p की वैल्यू 2 इंटू k हो जाएगी। इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि यहाँ मुझे p स्क्वायर आ जाए। दिस इंप्लाइज क्या होगा p स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2k का स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने स्क्वायरिंग किया है, इसका बोथ साइड मैंने स्क्वायरिंग किया है। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4k स्क्वायर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ओके, और यहाँ मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या रिजल्ट आता है सामने में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या रिजल्ट आते हैं सामने में कि भाई p स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के इक्वल भी है और p स्क्वायर ही 4k स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों ही जो है, ये 2q स्क्वायर और 4k स्क्वायर दोनों ही एक ही चीज़ के इक्वल है, सेम चीज़ के इक्वल है। तो यूक्लिड क्या कहता है कि अगर 2 नंबर सेम के इक्वल है तो वे दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर ये जो मेरा 2q स्क्वायर है, ये 2q स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 4k स्क्वायर के। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते अपने स्टेप में। अब देखो यहाँ से ये 2q स्क्वायर जो है वो 4k स्क्वायर के इक्वल हो चुका है। अब इस 2 को हम उधर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाता है q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2 से क्या होगा 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू k स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू समथिंग मीन्स ये 2 इंटू समथिंग मीन्स समथिंग टाइम्स में q स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है q स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर 2 q स्क्वायर का एक फैक्टर है दैट मीन्स 2 क्या होगा q का भी एक फैक्टर अवश्य होगा। यहां लिखेंगे हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। देयरफॉर 2 also a factor of q। अगर 2 जो है q स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 क्या होगा q का भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ क्लियर बातें आ रही हैं हमारे सामने में कि 2 जो है वो p का भी फैक्टर है और 2 क्या है q का भी फैक्टर है। दैट मीन्स ये 2 जो है ना p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। जबकि मैं पहले से मान कर चल रहा हूँ कि इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर दूसरा नहीं है। देखो यही इसी कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कि भाई p जो है और q दोनों के एक कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि मैं क्या लेकर चल रहा था कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अपनी ही बात मुझे यहाँ रॉन्ग होते जा रही है। अब लिखेंगे हियर 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 is a common factor between p and q। यहाँ इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट आ रहा है सामने में कि 2 क्या है कॉमन फैक्टर है बिटवीन p and q के, which contradict the fact that there is no any common factor between
P and Q अदर देन वन, ये जो मैंने मान के चला था कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़कर, इस बात को यह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसका यह विरोध में खड़ा है। हम मान के चल रहे हैं कि भाई इनके बीच कॉमन फैक्टर वन है और ये करा नहीं वन के अलावा और भी है, तो अपनी ही बात यहाँ मुझे कॉन्ट्राडिक्ट दे रही है, रॉन्ग साबित हो रही है। तो यहाँ पर देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लिख सकते हैं कि अपना जो सपोजिशन है, जो मैंने माना था वो हमारा रॉन्ग है। हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर, ये रॉन्ग हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हमारी यह बात प्रूफ हो जाती है और इस तरह से हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। सपोज दैट अगर मुझे √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो बस जहाँ जहाँ √2 है वहाँ मुझे √3 का यूज होगा। यहाँ √3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3q² होगा। दैट मीन्स 3 एक फैक्टर ऑफ p² होगा, फिर 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p होगा, फिर उसको हम 3 इंटू समथिंग मानेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और इसी प्रकार से करते जाएंगे और मुझे √3 जो है वह इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। और सिमिलरली हम √5 को प्रूफ कर सकते हैं इसी बेसिस पर, √7 को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए होंगे उसको इसी बेसिस पर प्रूफ किया जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ और नंबरों को इरेशनलिटी प्रूफ करना पड़ता है मुझे, तो उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो इरेशनलिटी के बेसिस पर ही है, कि प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ मुझे √2 इरेशनल दिया गया है और मुझे इस बात को प्रूव करना है कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इरेशनलिटी की जो ये क्वेश्चन है, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन पर ही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन को। लिख लीजिए, ए पॉसिबल, अगर संभव हो जाए, ठीक है, एक पॉसिबल लेट 5 + 3√2 बी ए रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। चलो, अगर संभव है तो मान लो इसको रेशनल नंबर। तो अगर इसको हम लोग रेशनल ले लिए तो क्या होगा रिजल्ट इससे? देयरफॉर ये जो 5 + 3√2 है, ये क्या हो जाएगा? ये p/q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसे हमने रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर मानते ही क्या हो जाएगा? ये p और q के p/q के इक्वल हो जाएगा। वेयर p and q आर इंटीजर। क्या होगा यहाँ? p and q आर इंटीजर एंड p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ और ले लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं कि HCF जो होगा, जो HCF होगा मुझको p and q का, दैट इज 1। HCF क्या होगा? HCF 1 ले लेते हैं। दैट मीन्स कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q। यहाँ इसका मतलब हुआ इसकी HCF को मैंने 1 ले लिया। ओके, अब यहाँ लेते हैं दिस इंप्लाइज। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और इस 5 को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो p/q की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इधर क्या बच जाएगा मेरे पास? 3 + 2√2। क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ बचेगा मुझे 3 + √2, और p/q की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ 5 को, तो हो जाएगा -5। दिस इंप्लाइज ये 3√2 है। ओके, अब हम इस 3 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये √2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मुझे? 3 यहाँ पर 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा, p/q -5। तो ये जो है वैल्यू मुझे √2 की आई है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि p/q क्या है मेरा? एक रेशनल नंबर है, और ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल, और ये क्या है? 5 भी एक रेशनल नंबर है। और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। और 1/3 क्या है? यह भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी एक रेशनल नंबर है, और दो रेशनल का प्रोडक्ट भी एक रेशनल होता है। इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि सिंस
एंड क्यू आर इंटीजर, चूंकि पी और क्यू क्या है मेरा इंटीजर है, देयरफॉर p बाय क्यू -5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर ये 1/3 इंटू पी बाय क्यू -5 जो है यह भी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यह भी एक रेशनल नंबर होगा। तो यह एक रेशनल नंबर हो गया। तो इससे रिजल्ट क्या आता है, दिस इंप्लाइज √2 इजकल टू रेशनल नंबर। √2 क्या हो जाता है, एक रेशनल नंबर के इक्वल हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, यानी √2 एक रेशनल नंबर हो जाता है। देयरफॉर √2 इज ए रेशनल नंबर। चूंकि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर के इक्वल है, इससे यह क्लियर होता है कि √2 एक रेशनल नंबर हो जाता है। जबकि मुझे एक क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लिखेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, यहाँ क्या लिख देते हैं हम, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और क्यों हुआ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, रेशनल मान के चला। तो लिख देता हूं मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arised by assuming that 5 plus 3√2 is a rational number। ये इसी कारण से यह कॉन्ट्राडिक्शन आया है। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल में, ये जो √2 मुझे एक रेशनल आ गया, यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने जो अराइज हुआ है वो इस चीज़ को मानने के कारण कि 5 + 3√2 एक रेशनल नंबर है। हैंस हम लिख सकते हैं क्लियरली कि हैंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि 5 + 3√2 जिसको कि हम रेशनल मान के चले थे, वो हमारा जो है वह रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आ चुका है और इस कॉन्ट्राडिक्शन का रीज़न है इसको रेशनल मानना। तो इसका मतलब यह रेशनल नहीं है, तो यह क्या है, यह इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 5 + 3√2 है तो यहाँ 5 - 3√2 भी आ सकता है, 5/√2 भी आ सकता है। तो किसी भी कंडीशन में यह क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें, यह एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10th की रियल नंबर की इस चैप्टर में बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जहां इसका भी एक पोजीशन है। अब जो हम अपनी अगली टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा मेरा नेक्स्ट चैप्टर, वो होगा मेरा पॉलिनोमियल, जहां हम बताने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत तरह की बातों को और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का भी मैंने उस पर वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे अगले वीडियो को भी अवश्य देखें। तो इन क्वेश्चन को समझने के बाद आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। दैट्स ऑल।